Hello students, it's Subhash and you are watching Economics Guruji. In this video, we will study about the last portion of the first chapter, Introduction. In the last two videos, we have studied about some concepts like types of economy, meaning of micro and macroeconomics, what are the difference between micro and macro, positive and normative economics, and various types of concepts. तो इस वीडियो में हम बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी से पहुंच जाएं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़े फाइंड करने में। और लास्ट दो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक हैं वो दे दिए हैं ताकि आप उन लिंक से दोनों वीडियो तक आसानी से जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी। लास्ट पोर्शन में देखना है कि एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं वो फाइंड करना है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी implies those numerous alternative combinations of goods and services which a particular economy can produce with the given technology and employing the variable resources fully and efficiently। मतलब साफ है कि इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हैं, मतलब फुली एंड एफिशिएंटली अच्छे तरीके से उनका यूज करना है और एफिशिएंटली उनका यूज करना है, पूरे तरीके से यूज करते हुए कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। सपोज एक्स एंड वाई दो कमोडिटीज अगर प्रोडक्शन हो रही है तो दोनों ही कमोडिटीज में एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा है या वाई का प्रोडक्शन ज्यादा है, ये यहाँ पर डिसाइड करना है उन कमोडिटी के रिसोर्सेज को देखते हुए। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमी में कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए किस प्रकार से जो भी कमोडिटीज जो डिसीजन हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन करें। एक इकोनॉमी में बहुत सारी कमोडिटी प्रोड्यूस होती है जनरली, मगर सभी कमोडिटीज को अगर यहाँ पर लेंगे तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव एज्यूम दैट देयर इज इकोनॉमी विच प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई। तो अब यहाँ पे डिसीजन लेना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कौन सी क्वांटिटी को प्रोड्यूस ज़्यादा करना है, कौन से कम करना है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अदर फॉर्म में देखें तो इट रेफर्स टू वेरियस feasible bundles of goods and services that can be produced together by efficiently utilizing the given technology and available resources। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। मतलब यह है कि अभी तक हमने दो कमोडिटीज को लिया एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई कमोडिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। एक्स के प्रोडक्शन ज़्यादा है या वाई का कम है, या वाई का ज़्यादा है या एक्स का कम है, तो अलग अलग बंडल्स अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हैं वो प्रोड्यूसर्स को मिल सकते हैं। उसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। The collection of all the possible combinations of goods and services is called production possibility set, or the collection of all possible combination of goods and services that can be produced from the given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called production possibility set of an economy। इसको हम एक एग्जांपल से यहाँ पर समझ सकते हैं। सपोज there is economy in which the corn and cotton is produced। यहाँ पर एक इकोनॉमी जिसमें कॉर्न एंड प्रोड्यूस हो रहा है, कॉर्न एंड कॉटन। अब ए बी सी डी ई, ये यहाँ पर जो पांच अलग कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं इन दोनों कमोडिटीज की, ये हमें बता रहे हैं कि इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए कॉर्न एंड कॉटन के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं। सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए को हम लें, जैसे हम देख रहे हैं कि कॉर्न का प्रोडक्शन 0 है और कॉटन का 10 है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज थे वो सभी रिसोर्सेज हमने कॉटन के प्रोडक्शन पर लगा दिए। इसका मतलब कॉर्न का प्रोडक्शन पे कोई भी फैक्टर्स प्रोडक्शन इंगेज नहीं है, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, कि अब सपोज अगर कॉर्न का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, कॉर्न का प्रोडक्शन यहाँ पर उसे अगर इंक्रीज करना है, देख रहे हैं हम कि 1 2 3 4, तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो ट्रांसफर करने होंगे कॉटन से कॉर्न की तरफ, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही कॉटन से कॉर्न की तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाएंगे तो कॉटन का प्रोडक्शन तो होगा कम और कॉर्न का प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जबकि 10 9 7 4 0 यहाँ पर लगातार जो कॉटन का प्रोडक्शन वो कम होता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम कॉटन से रिसोर्सेज को कॉर्न की तरफ सब्सिट्यूट कर रहे हैं। अब लास्ट कॉम्बिनेशन ई जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंगेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न ओनली। यानी जो भी प्रोडक्शन जो है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सबको हमने कॉर्न के प्रोडक्शन में लगा दिया है। कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पर बिल्कुल नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज नहीं किया है। अब इसको हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं।
अगर इसको हम डायग्राम में देखेंगे तो इस प्रकार से ये हमें एक कर्व देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग नाम से एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो इट रेफर्स टू अ कर्व दैट शोज वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब साफ है कि ये कर्व है जिसमें दो अलग अलग कमोडिटीज के प्रोडक्शन को शो कर रहे हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं उसको यहाँ पर हमें शो करते हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ये अलग अलग तीन जो डेफिनेशन है, इन तीनों डेफिनेशन में आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीन डेफिनेशन यहाँ पर अलग अलग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कोई एक डेफिनेशन टफ लगती है, कोई से सिंपल लगती है, तो आप चाहे जो भी डेफिनेशन उसमें चूज कर सकते हैं। तो कोई से भी एक डेफिनेशन लेते हुए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका कर्व बनता है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट था, जो टेबल थी, उसी को हमने कर्व में शो कर रही है। ये जो टेबल थी उसी को अब यहाँ पर हम कर्व में शो करेंगे। ये हम देख सकते हैं कि वो ए बी सी डी ई, ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर शो हो रहे हैं। कॉम्बिनेशन ए क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि कॉटन का प्रोडक्शन 10 है, जबकि कॉर्न का प्रोडक्शन यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बी शोज दैट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज 9 यूनिट एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न इज 1 यूनिट। तो जैसे देख रहे हैं कि कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। अब रिसोर्सेस को सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रिसोर्सेस कॉटन से कॉर्न की तरफ जाएंगे, इसलिए कॉर्न का प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं पीपीसी, ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये जो कर्व है, ये जो कर्व बना है और कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, इट शोज द पोटेंशियल ऑफ द प्रोड्यूसर। मतलब ये इस प्रोड्यूसर की लिमिट भी है, उसकी क्षमता, उसके पोटेंशियल को शो करता है। प्रोड्यूसर के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको रिसोर्सेस का यूज करते हुए मैक्सिमम वो इतना प्रोडक्शन कर सकता है। इससे ज्यादा प्रोडक्शन, जैसे कि पॉइंट जी है, वो उसको अचीव नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि उस प्रोडक्शन पॉइंट को ले सके, इसलिए इस पूरी बाउंड्री लाइन पर रहेगा। अब उसके अलावा पॉइंट एफ जो है उसको चूज कर सकता है, पर पॉइंट एफ जो है वो उसके लिए इंफीरियर पॉइंट होगा क्योंकि पॉइंट एफ जो है उसकी पोटेंशियल, इसका जो प्रोडक्शन ये है उस पोटेंशियल से कम प्रोडक्शन को वो इंडिकेट करेगा, इसलिए पॉइंट एफ पर भी वो प्रोडक्शन नहीं करेगा और प्रोडक्शन जी पर भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए पॉइंट एफ एंड पॉइंट जी, ये दोनों जो पॉइंट है उसके लिए सही नहीं है। पॉइंट एफ अचीवेबल है पर वो रहना नहीं चाहता है। पॉइंट जी उस पर प्रेफर्ड पॉइंट है, उस पर जाना चाहता है, मगर उसके पास इतना वो पोटेंशियल नहीं है। वो पीपीसी के किसी भी एक पॉइंट पर वो रह सकता है, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। मेन बात हमें ध्यान रखना है, पीपीसी जो हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए दो मेन टर्म्स हैं कि एक तो रिसोर्सेज जो हैं वो कांस्टेंट है और दूसरा टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है। अब अगर इन दोनों में अगर चेंज देखने को मिलता है तो जाहिर है पीपीसी जो है वो भी चेंज हो जाएगा, उसमें भी चेंज हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेते हैं हम चेंज इन रिसोर्सेस। रिसोर्सेज जब चेंज होते हैं, अब रिसोर्सेज जो हैं या तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे या रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे, तो इन दोनों ही कंडीशन को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट है व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज। जब रिसोर्सेज बढ़ जाए तो हम देख सकते हैं कि जब भी रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में पीपीसी जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये देखिए फर्स्ट पीपीसी है और ये सेकंड पीपीसी है। जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं तो पीपीसी पैरेलली बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये फर्स्ट नंबर पीपीसी ओल्ड पीपीसी है और ये सेकंड पीपीसी है। और ये शो कर रहा है कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हैं तो दोनों ही क्वांटिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन में पीपीसी जो है वो पैरेलली आउटवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी सेंस में व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस, और जब रिसोर्सेज अगर कम हो जाएंगे तो उस कंडीशन क्या होगा, सपोज ये फर्स्ट वाला पीपीसी है इनिशियली पीपीसी, और जब रिसोर्सेज कम हो गए तो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्शन कम होगा और इस कंडीशन में पीपीसी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाए तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। सपोज ये फर्स्ट पीपीसी है, ये बता रहा है गिवन टेक्नोलॉजी को, और जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो जाए कमोडिटी एक्स के लिए, टेक्नोलॉजी जो है पहले से अच्छी हो जाए, तो उस कंडीशन में पीपीसी में क्या देखने को चेंज मिलेगा हमें, तो जो पीपीसी वो इस प्रकार का हो जाएगा।
वो कमोडिटी एक्स की तरफ से बाहर की तरफ घूम जाएगा, वाई की तरफ से कांस्टेंट रहेगा, वो का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई की टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, चेंज जो हुआ है टेक्नोलॉजी में वो एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी पहले से अच्छी हुई है, इसलिए एक्स की तरफ से जो प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। यहाँ पर थोड़ा स्कैनिंग प्रॉब्लम के कारण डायग्राम जो है थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया, उस प्रकार से डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। अब जस्ट इनवर्स, अगर वाई की टेक्नोलॉजी अगर सुपीरियर हो जाए पहले से, तो हम देख सकते हैं ये जो फर्स्ट पीपीसी है ये गिवन टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है, और जब वाई की टेक्नोलॉजी पहले से अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में पीपीसी जो है वो बाहर की तरफ थोड़ा रोटेट हो, ये इनिशियल पीपीसी है और ये न्यू पीपीसी है, तो बाहर की तरफ थोड़ा सा वो रोटेट हो जाएगा। तो ये बताता है वाई की टेक्नोलॉजी में हुए चेंज को। अब नेक्स्ट है कि सपोज दोनों ही टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए तो क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा। सपोज अगर दोनों ही टेक्नोलॉजी इक्वली एफिशिएंट हो जाती है तो पीपीसी पैरेलली बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये इनिशियल ओल्ड टेक्नोलॉजी बताता है, और ये जब दोनों ही कम्युनिटी की टेक्नोलॉजी पहले से अच्छी हो जाएगी तो पीपीसी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सपोज हमने एक पीपीसी बनाया, अब टेक्नोलॉजी अगर एक्स की ज़्यादा अच्छी होती है तो कुछ ये चेंज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वाई की टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मगर एक्स जितना नहीं। और अगर टेक्नोलॉजी वाई की ज़्यादा सुपीरियर हुई है तो उस कंडीशन में थोड़ा ये इस प्रकार का पीपीसी या डायग्राम देखने को मिलेगा। ओके, अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़े और देखें व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए पीपीसी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। हमेशा पीपीसी जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड कंडीशन में होता है, वो उसका स्लोप जो हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है, मतलब ये इस प्रकार का। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब सपोज पॉइंट ए पर है और उस कंडीशन में अब अगर पॉइंट बी पर जाना, पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी पर प्रोड्यूसर जाना जाता है जिसमें कुछ प्रोडक्शन वो एक्स का इंक्रीज करना चाहता है, तो जाहिर है रिसोर्सेज जो हैं वो वाई से एक्स की तरफ सब्सटीट्यूट करने होंगे, इसलिए वाई का प्रोडक्शन तो होगा डिक्रीज और इस कंडीशन में एक्स का प्रोडक्शन होगा इंक्रीज। इसलिए पीपीसी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में होते हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ट्रेंड में होते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये जो है टोटली जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, पहले हमें वो पढ़ना होगा, तो उसको पहले हम समझते हैं तो अपना भी पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हमें देखना है, उसके बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम समझेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरली जनरल वे में हम देखें तो इट इज अ नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ अ रिसोर्स। जैसे कि हमारे पास दो यूज हैं रिसोर्सेज के, यूज वन एंड यूज टू। अब अगर हमें यूज वन में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगा दें तो उससे सपोज पर डे 500 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और यूज टू में हम उसका यूज़ करें तो सपोज यहाँ पर 400 का ही होता है, तो जाहिर है जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ वन में ही हम उनका यूज़ करेंगे। तो जो भी रिसोर्सेज थे उनका नेक्स्ट बेस्ट क्या है, 400 रुपीज़, तो यहाँ पर 500 की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो 400। तो जनरल में हम कहते हैं इट इज़ अ नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्स है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। इसको डेफिनेशन में देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सम opportunity cost of some activity is the given foregone gain foregone from the second best activity, or it refers to a value of a factor in its next best alternative use, or opportunity cost of any commodity is the amount of other commodity which has been given up in order to produce that commodity। यहाँ पर देख सकते हैं यूज वन यूज टू डायग्राम में शो हुआ है। यूज वन में 400 है, तो मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ा उल्टा था, यूज वन यूज टू, तो हम देख सकते हैं डायग्राम थोड़ा इन्वर्स है, तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूज वन में अगर हम रिसोर्स का यूज़ करते हैं तो 400 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर यूज टू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब 500 का हो रहा है। तो जाहिर है कोई भी प्रोड्यूसर होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल से चलता है, तो वो यूज टू को ही चूज़ करेगा, यूज वन को चूज़ नहीं करेगा। पर उसने यूज टू के लिए यूज वन को सेक्रीफाइस किया है, तो जाहिर है यहाँ पर 500 की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 400। और इसको हम दूसरी तरीके से उसको समझ सकते हैं। सपोज एक पीपीसी है, अब इसके किसी भी एक पॉइंट पर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे प्रोडक्शन ए है, यहाँ पर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर 20 यूनिट्स। अब सपोज एक्स का कुछ प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर बढ़ाना चाहता है, तो जाहिर है उसे कुछ प्रोडक्शन जो है वो वाई का सेक्रीफाइस करना होगा। ये उसने एक्स का इंक्रीज किया है तो वो वाई का यहाँ पर वो सेक्रीफाइस करता है। तो उसने एक्स के कुछ प्रोडक्शन के लिए वाई का कितना सेक्रीफाइस किया,
ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। इट मीन्स इस प्रोडक्शन के लिए ये जो सेक्रीफाइस हुआ है ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो सिंपल वे में कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, इट इज अमाउंट ऑफ गुड टू विच इज सेक्रीफाइस बाय प्रोड्यूसर फॉर सम अमाउंट ऑफ गुड वन। सम अमाउंट, अब सम अमाउंट में चाहे तो हो सकता है 1 यूनिट हो या 100 यूनिट हो या होल यूनिट हो। तो वो गुड वन की कुछ यूनिट के लिए गुड टू का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो यहाँ पर कहलाता है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 1 यूनिट एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये बताता है कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट ऑफ एक्स के लिए वाई का कितना सेक्रीफाइस किया, ये कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सम अमाउंट ऑफ एक्स, एक्स के कुछ अमाउंट के लिए वाई का कितना सेक्रीफाइस हुआ है वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोनों डिफरेंस यही है कि एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सिर्फ 1 यूनिट गुड वन की एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए गुड टू का कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सम अमाउंट ऑफ गुड वन यानी गुड वन के कुछ अमाउंट के लिए या पूरे अमाउंट के लिए गुड टू का कितना सेक्रीफाइस किया वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको डेफिनेशन में किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? इट इज द लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ गुड टू व्हेन अ यूनिट ऑफ मोर ऑफ गुड वन, यानी 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए गुड टू को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इट इज द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुड टू फॉर एन एडिशनल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वन। मतलब ये बता रहा है कि गुड वन के प्रोडक्शन के लिए किस रेट से गुड टू को सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसका जो फॉर्मूला ये है डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन, मतलब लॉस ऑफ गुड टू अपॉन गेन ऑफ गुड वन। इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कि इस पॉइंट पर 9 यूनिट कॉटन की और 1 यूनिट कॉर्न की प्रोड्यूस हो रही है। अब सपोज अगर प्रोड्यूसर को कॉर्न की 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है तो उस कंडीशन में वाई का कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। तो उस कंडीशन में उसने सेक्रीफाइस कितना किया है 2 यूनिट्स का, और उसे गेन कितना मिला है 1 यूनिट का। तो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला है डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन, इसके फॉर्म से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करते हैं। अब मेन बात आती है कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी जो थी, पीपीसीज आर ऑलवेज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉनकेव होते हैं, क्यों होते हैं? ये होते हैं इसलिए क्योंकि एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो लगातार इस कंडीशन में बढ़ती जाती है, इसलिए पीपीसी हमेशा कॉनकेव होते हैं। कैसे, हम इसको यहाँ पर समझें। एक पीपीसी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, गुड 1 2 3 क्वांटिटीज यहाँ पर हमने ले लिए। अब सपोज इस पॉइंट पर प्रोड्यूसर है, अगर वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा चाहता है तो उसे इतना सेक्रीफाइस करना होगा, ये इतना सेक्रीफाइस वो यहाँ पर करेगा गुड टू का। सपोज गुड वन का और एक्स्ट्रा यूनिट लेना चाहता है तो उस कंडीशन में उसने इतना सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस अमाउंट जो आप देख रहे हैं ये जो है फर्स्ट यूनिट की सेक्रीफाइस और ये सेकंड यूनिट की सेक्रीफाइस। तो सेकंड यूनिट के लिए जो सेक्रीफाइस है ये फर्स्ट यूनिट का सेक्रीफाइस है जो इतना शो हो रहा है, और ये अगले यूनिट के लिए सेक्रीफाइस है। तो नेक्स्ट सेक्रीफाइस जो है वो फर्स्ट सेक्रीफाइस से ज़्यादा है, इसीलिए पीपीसी जो होते हैं वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉनकेव होते हैं। यानी ये जो उसने गुट्टू का सेक्रीफाइस किया है 1 यूनिट के लिए और अगले यूनिट के सेक्रीफाइस कर रहा हो, सेक्रीफाइस अमाउंट जो पहले से बढ़ जाता है। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर जो एमओसी है वो बढ़ती जाएगी। सपोज 1 यूनिट एक्स के लिए 2 यूनिट उसने वाई का सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पर एमओसी क्या होगी 2/1 इज इक्वल टू 2। अब अगली यूनिट 1 के लिए उसने 3 का सेक्रीफाइस किया है तो एमओसी क्या होगी 3/1 इज इक्वल 3। तो इसको हम देख सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इसीलिए पीपीसी जो है वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉनकेव होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वीडियो 2 या 3 बार देखेंगे तो ज़रूर आप अच्छे से इसके बारे में समझ जाएंगे। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट आपके माइंड में कुछ आता है तो कमेंट करिए, और भी कुछ आपको नया चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़रूरी है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मैक्सिमम, और इकोनॉमिक्स गुरुजी के साथ बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।